गुड मॉर्निंग मित्रों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल SSPS पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान में संशोधन। आज हम पढ़ेंगे संविधान में संशोधन किस तरीके से होता है तथा उस पर कौन कौन सी प्रक्रिया लागू होती है तथा संविधान में संशोधन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान में संशोधन, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरीक़ों से होता है तो हमारा आंसर होगा 3 तरीक़ों से। सामान्य संसद का सामान्य बहुमत, पहला तरीका होगा संसद का सामान्य बहुमत। दूसरा तरीका होगा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। और तीसरा तरीका होगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन। अगर हमारे से सवाल पूछे कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है तो हमारा आंसर होगा 3 तरीकों से। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत हम उसको कहेंगे कि जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, उसे हम कहेंगे विशेष बहुमत। और तीसरी प्रक्रिया होती है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अगर हमारे से एक सवाल पूछे कि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में कितने तरीकों से संशोधन होता है तो हमारा आंसर होगा 2 तरीकों से। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। 368 की प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान में 2 तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। पहला ये तरीका, दूसरा वाला ये तरीका। सामान्य बहुमत से भारतीय संविधान में संशोधन तो होता है, लेकिन वो 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं होने के कारण उसे संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाता है। सामान्य बहुमत से जैसे कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या फिर किसी बाहरी प्रदेश को अगर भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाना है तो वो संशोधन भारतीय संविधान में संशोधन तो होगा, लेकिन वो 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं होगा। इसलिए 368 की प्रक्रिया के तहत होने वाले संविधान संशोधन को ही भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के रूप में काउंट किया जाता है। सामान्य बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन को संविधान संशोधन के अंतर्गत काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी बाहरी राज्य को शामिल करना, या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, तो वो सब सामान्य बहुमत से होगा। उस पर विशेष बहुमत या फिर आधे राज्य का अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि हम किसी बाहरी प्रदेश को अगर भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना है तो उस पर विशेष बहुमत या फिर संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सिक्किम के बारे में क्या हुआ, या फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2A क्या कहता है आर्टिकल, इसे 35वें संविधान संशोधन 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था, 35वें संविधान संशोधन 1975। इसके तहत सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को शहर राज्य यानी एसोसिएट स्टेट, शहर राज्य। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 35वां संविधान संशोधन क्यों किया। तो आपको ये डाउट क्लियर करना होगा कि 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाने के लिए नहीं, सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा देने के लिए हमने भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ा। एसोसिएट स्टेट यानी हमने नया राज्य शामिल करने के लिए नहीं, उसको नई कैटेगरी शामिल करने के लिए। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित करता है। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या होंगे, राज्य होंगे, यूनियन टेरिटरीज संघ शासित प्रदेश, या फिर अर्जित प्रदेश जो सभी एक्वायर किए गए अर्जित प्रदेश। ये 3 कैटेगरी अनुच्छेद 1 में शामिल है। लेकिन
हमने दो ए जोड़ के एक सह राज्य है ना, चौथी एक नया वर्ग बनाया है ना, नई कैटेगरी जोड़ी जो थी सह राज्य। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सह राज्य क्या होता है या फिर ये एसोसिएट स्टेट क्या होता है। तो एसोसिएट स्टेट हम उस राज्य को कहेंगे जिसके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, केवल बाहरी मामले जैसे रक्षा है, दूरसंचार है या फिर किसी मुद्रा से संबंधित कोई भी काम काज है उसके मामले में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन उसके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं सह राज्य। तो दूसरा सवाल ये बनता है कि सर दूसरा सवाल ये बनता है कि ये 36वां संविधान संशोधन किया था, 36वां संविधान संशोधन। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत हमने 35वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में जोड़ा गया था उसको समाप्त करने के लिए हमने 36वां संविधान संशोधन किया। दूसरी बात हमें यदि हमारे से पूछे कि आर्टिकल 368 में किन किन बातों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 368 में पहले तो ये बात कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है जो कि दो है, एक तो ये एक ये। और दूसरी बात क्या उल्लेखित है, दूसरी बात ये उल्लेखित है कि संविधान में संशोधन की पावर होती है वो किसके पास है, यानी संविधान में संशोधन की पावर संसद के पास होती है, संविधान में संशोधन की पावर संसद के पास होती है। ये बात कहाँ उल्लेखित है, तो मित्रों आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि एक बात है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट्स 1967। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट्स 1967 का वाद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया गया था कि संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन इसके ठीक विपरीत 6 साल बाद 1973 भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा मामला, आपको मालूम होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय पलट दिया और क्या कहा कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत संरचना। केशवानंद भारती में मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया गया था कि संसद भारत के किसी भी संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। अब तीसरी बात यहाँ से ये उल्लेखित होगी 368 में तीसरी बात ये उल्लेखित होगी कि क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अपनी अनुमति अनिवार्य रूप से देते हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ, कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को कभी भी पुनर्विचार हेतु नहीं भेजते। वो सामान्य बहुमत से होने वाले संशोधन को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते। तो तीसरी बात यहाँ पर ये स्पष्ट होती है कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या संविधान संशोधन विधेयक को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्या संविधान संशोधन विधेयक को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, किया जा सकता है। इवन आपके सामने उदाहरण भी है, 99वें संविधान संशोधन को न कि कोर्ट में चैलेंज किया गया, बल्कि उसे पूरी तरह से रद्द भी किया गया। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 13, आर्टिकल 13, उसके अंतर्गत एक 13 जो कि विधि शब्द को परिभाषित करता है, उसके अंतर्गत एक धारा है अनुच्छेद 13(4). अनुच्छेद 13(4) ये मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थी, इसे बाद में जोड़ा गया, जो कि 24वें संविधान संशोधन 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970। इसमें इस बात का उल्लेखित किया गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते। इसलिए इसका मतलब हुआ कि जो विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते,
इसलिए उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक इसके 3 साल बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय देते हुए कहा कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वह विधि क्यों ना हो, लेकिन उसे आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ध्यान में रखना होगा। अभी आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ कि आप यदि कि संविधान संशोधन को सबसे पहले किस हाउस में रखा जाता है, तो संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, लेकिन उसे दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, जैसे कि ये संविधान संशोधन विधेयक है। लोकसभा तथा राज्यसभा। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन उसे दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। अंत में आपको ये बात बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में अब तक अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत 126 विधेयक संसद में रखे जा चुके हैं, लेकिन 104 विधेयक पारित हो चुके हैं। भारतीय संविधान में 126 विधेयक अब तक रखे जा चुके हैं और 104 पारित हो चुके हैं। तो मित्रों, धन्यवाद। आप आज की क्लास में इतना ही।